हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो आज की ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है जो यूके में आ चुके हैं ऑन स्किल वर्कर वीज़ा या फिर आने का प्लान करें एंड वो चाह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स उनके पास यहाँ पे यूके में आ पाएँ, विजिट कर पाएँ, थोड़ी देर रह पाएँ। तो क्या प्रोसीजर है, कौन सी वीज़ा कैटेगरी है, क्या आपको करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग कवर होगा इस वीडियो में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो आज मैं आई थी यहाँ पे एक सुंदर सी पार्क में, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। आज जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू अदर डेज। वैसे यहाँ पे समर स्टार्ट हो गई। तो ऐसा माना जा रहा था कि जुलाई में टेम्परेचर काफ़ी होगा, बट स्टिल आज 3 जुलाई है, मौसम काफ़ी ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी ऐसा लग रहा है। मौसम अच्छा है आज, पर थोड़ी सी ठंड है मौसम में। तो खैर अब मैं वापस चलती हूँ वीडियो पे। तो ये है पार्क का व्यू, थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी, देन हम कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको काफ़ी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस जो विंड है इसके कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है वॉइस में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। अब यही मेरे पास टाइम है तो सम टाइम बाद में नहीं लगता। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी वीज़ा कैटेगरीज की। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते हैं कि हम यहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं फॉर 5 ईयर 3 ईयर, क्या कोई ऐसी वीज़ा कैटेगरी अवेलेबल है जिनके थ्रू हम अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बुला पाएँ। तो गाइस, चाहे आप वर्क वीज़ा पे हो, पर यूके में आपको ऐसा कोई स्पेशल राइट नहीं मिलता कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे किसी लॉन्ग टर्म वीज़ा पे बुला पाओ। तो जो ओनली एक वीज़ा कैटेगरी की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है वो होता है विजिटर वीज़ा। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा भी बोला जाता है, विजिटर वीज़ा भी बोला जाता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो टूरिस्ट वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का। अब मैं बात करूंगी ड्यूरेशन की। टूरिस्ट वीज़ा की जो ड्यूरेशन होती है वो अगर आप सिंगल एंट्री में आ रहे हो तो 3 मंथ से लेके 6 मंथ के बीच में हो सकती है, बट अगर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बुलाने वाले हो उसे मल्टीपल एंट्री वीज़ा बोला जाता है, जिसमें उनको 5 ईयर का वीज़ा मिल सकता है, 10 ईयर का वीज़ा मिल सकता है, जिसमें उनको 6 मंथ यहाँ पे रहने का राइट होगा। आफ्टर दैट वो कंट्री आउट करके 6 मंथ के लिए अगेन यहाँ पे आ सकते हैं। तो उन्हें बार बार वीज़ा अप्लाई करना नहीं पड़ेगा अगर वो मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा अप्लाई करते हैं। पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, अगर आपके पेरेंट्स ने फर्स्ट टाइम विजिट करना है यूके में तो इतना ईजिली मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं मिलता, इसीलिए प्रेफर ये करा जाता है कि सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड नॉर्मली 3 मंथ और 6 मंथ का विजिटर वीज़ा अप्लाई करो 2 to 3 टाइम। जब वो आपके पास विजिट कर जाए उसके बाद आप उनका मल्टीपल एंट्री का वीज़ा अगर अप्लाई करोगे तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम में ही मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करो। मैं बात करूंगी प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन से पहले मैं सिंपल सी भाषा में आपको जो सिंपल सा प्रोसेस है वो बता देती हूँ। प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा नहीं है। आपने यहाँ से लिखना होता है इन्विटेशन लेटर विद सम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जो कि आपने अपने पेरेंट्स को वहाँ पे भेजना होता है, और आपके पेरेंट्स ने थोड़े से डॉक्यूमेंट वहाँ पे रेडी करके अब अप्लाई करना होता है वीज़ा, जो कि ऑनलाइन साइट से हो जाएगा। इसके बाद आपके पेरेंट्स की अपॉइंटमेंट होगी, देन वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा। इस वीज़ा कैटेगरी में कोई मेडिकल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिंपली डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं आपने यहाँ से, उन्होंने वहाँ से, देन वीज़ा अप्लाई करके सीधा बायोमेट्रिक। अब मैं बात करूँगी डॉक्यूमेंटेशन की, और सबसे पहले मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बात करती हूँ जो कि आपने यहाँ से रेडी करने होते हैं अपने। तो उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका इन्विटेशन लेटर, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं इसको। कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, आप सिंपल लैंग्वेज में 2-4 पैराग्राफ्स बना के इसको लिख सकते हो, या फिर हेडिंग दे के उसके बाद नीचे लिख सकते हो। लाइक स्टार्टिंग में आपको अपना नेम और अपना जहाँ पे भी आप रह रहे हो वो एड्रेस लिखना होता है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे कि आप किन्हें इन्वाइट करने जा रहे हो और उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद आएगी आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल कि आप ये करे हो, इतना अर्न करे हो और यहाँ से इस टाइम से आपने जॉब स्टार्ट करी है। थर्ड में आएंगे उनकी फंड्स की डिटेल कि उनको कौन फंड कर रहा है।
आप कर रहे हो कि वो खुद करें, इसके बारे में मैं बाद में डिटेलिंग में बताऊंगी कि फंड्स को कैसे अरेंज करा जा सकता है। और लास्ट में होती है अकोमोडेशन एंड फ्लाइट टिकट्स। वो आपने डिक्लेयर करना होता है कि अगर तो आप उन्हें अपने पास रख रहे हो, अगर आपके पास अकोमोडेशन है तो आपने लेटर में लिखना होता है कि ये अकोमोडेशन है उनकी, वो इतने दिन के लिए हमारे पास रहेंगे। अगर आपके पास अकोमोडेशन नहीं है देन आपको होटल बुकिंग की, आपको जो भी होटल का एड्रेस है वो देना पड़ेगा। और लास्ट में होंगे आपके साइन, एंड साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि कौन से नीचे वाले डॉक्यूमेंट आप डिक्लेयर करने वाले हो, ये ओनली ऑप्शनल होता है। तो ये लेटर आपको सिंपली ऑफ स्पॉन्सरशिप एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप यूके में किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे ना तो आपसे 50 से लेके 100 पाउंड तक आपको चार्ज करेगा सिर्फ सिंपल सा लेटर लिखने के लिए। तो इस चीज के लिए आप कंसल्टेंट के पास मत जाओ। मैं आपको आगे 2 फॉर्मेट शेयर करूंगी और दोनों फॉर्मेट से वीजा लगे हुए हैं, तो ऐसा मत सोचना कि वीजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली आप सेम फॉर्मेट में अपने नेम एंड अपने जो भी आपका एड्रेस वगैरह अगर मेंशन भी कर दोगे ना तब भी आपका वीजा लग। इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये स्पॉन्सरशिप लेटर एक पर्सन लिखेगा कि कपल भी लिख सकते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे है। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि सिंगल पर्सन लिखेगा कि कपल लिखेंगे। तो आप एज ए कपल भी किसी को भी इनवाइट कर सकते हो और आप एज ए सिंगल भी इनवाइट कर सकते हो अपने पेरेंट्स को, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को, और आप एज ए कपल भी अपने पेरेंट्स और मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को इन्वाइट कर। तो इस लेटर के बिना जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उनमें होता है आपका BRP, आपका एड्रेस प्रूफ। अगर आप अपने पेरेंट्स को अपने पास रखने वाले हो तो सम टाइम कुछ लोग अपने घर की इवैल्यूएशन भी करवाते हैं, एंड जो वो इवैल्यूएशन का सर्टिफिकेट होता है कि आपके पास कितनी स्पेस है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ये ऑप्शनल होता है, पर अगर आपने अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो उसे आप एज ए एम्प्लॉयमेंट लेटर यूज कर सकते हो। थर्ड होता है आपकी लास्ट 6 मंथ और लास्ट 3 मंथ की जो आपकी सैलरी स्लिप्स है, एंड लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट अगर तो आप अपने पेरेंट्स को फंड करने वाले हो यहाँ से, देन आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। बट अगर आप पेरेंट्स को फंड नहीं करे देन आपके बैंक में कितने अमाउंट है वो मैटर नहीं करता। मैं बात करूंगी वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पेरेंट्स ने रेडी करने हैं आपकी कंट्री में से। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है उनकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सिमिलरली जैसे आप डिक्लेरेशन लिखोगे वैसे ही वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, जिसमें वो रीजन बताएंगे कि किस रीजन के लिए वो विजिट करे, कहाँ पे रहेंगे, क्या उनके फंड्स है, कौन शो कर रहा है, वो ईच एंड एवरीथिंग सिमिलरली सेम हर चीज उसमें डिस्क्लोज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होते हैं उनके फंड्स की डिटेल, जो भी फंड्स वो शो करवा रहे हैं। इसके बाद जो होता है उनके वापस आने के रीजन के लिए आपकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या टाइज है, ईच एंड एवरीथिंग साथ में आपने लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। और साथ में आपने उनकी इंपॉर्टेंट चीज, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वही चीजें लिखना जो कि एग्जैक्टली आप उससे वेरीफाई कर पाओ, जिसे एग्जैक्टली आप प्रूव कर पाओ, लाइक जिसके लिए आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे पाओ। सम टाइम लोग ऐसा करते हैं कि वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं पर उनके डॉक्यूमेंट टोटली डिफरेंट होते हैं। उस केस में वीजा रिजेक्ट होता है, 100% वीजा रिजेक्ट होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अगर आपने अपना वीजा सिक्योर करना है, एंड जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने लिखा हुआ है उसे प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है। तो अब मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगी। तो डॉक्यूमेंट में उनके लगेंगे पासपोर्ट, ऑफ कोर्स जो तो चाहिए ही, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो मैंने बता ही दिया है। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं फंड्स की डिटेल। तो फंड्स की डिटेल जस्ट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में वापस जाने का जो रीजंस होते हैं उनमें हो सकती है उनकी प्रॉपर्टी, अगर तो उनके नाम पे है, अगर घर है तो उसकी रीसेंट वैल्यूएशन उनको चाहिए। उसके अलावा उनकी आरसी, जो भी उनके पास गाड़ी है, बाइक है, जो भी व्हीकल है उसकी आरसी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रूफ देने होते हैं कि इतनी चीज़ें उनके पास जहाँ पे है जिसके कारण उन्हें स्ट्रांगली यहाँ पे वापस आना है। करूंगी फंड्स की कि कौन से फंड्स की डिटेल आपको देनी होती है एंड कैसे आप फंड्स अरेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप उन्हें फंड कर सकते हो या फिर वो सेल्फ फंडेड हो सकते हैं। पहले मैं बात करूंगी अगर वो सेल्फ फंडेड है तो किस केस में आपके पेरेंट्स सेल्फ फंडेड हो सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई फिक्स इनकम सोर्स है, उनका कोई बिजनेस है, उनकी कहीं से फिक्स इनकम आ रही है, उनकी कोई सैलरी आ रही है फिक्स जो कि अच्छे अमाउंट में होनी चाहिए। मैं बात करूंगी अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई भी इनमें से प्रॉपर
डॉक्यूमेंट नहीं है, देन आप उन्हें कैसे फंड कर सकते हो। अगर आपने अपने पेरेंट्स को फंड करना है तो आपको आपके लास्ट 6 मंथ की अर्निंग शो करनी होती है। अब 6 मंथ की अर्निंग में आपको 6 मंथ की जो अपनी सैलरी स्लिप्स है वो देनी पड़ेंगी एंड 6 मंथ की आपकी 6 मंथ की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। तो उस केस में भी ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ के लिए 4000 सेव कर लो और 1 मंथ के लिए आपके पास 0 अमाउंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। 6 मंथ्स में आपने ग्रेजुअली अपनी इनकम शो करनी होती है कि कितना आप अर्न कर रहे हो और कितना आप सेव कर रहे हो। ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता कि आपके पास मिनिमम इतनी कॉस्ट चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 5 to 7,000 पाउंड आपके लिए एक सिंगल पर्सन के लिए चाहिए। अगर आपकी मदर के लिए आ रही है तो आपके पास 5 to 7,000 आपके अकाउंट में चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स साथ में आ रहे हैं इट मीन्स आपको 10 to 12,000 आपके अकाउंट में मिनिमम होने चाहिए, तब उनके वीज़ा सिक्योर होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप कपल हैं तो आप दोनों को साथ में भी अगर इनकम शो करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साथ में इनकम शो कर सकते हैं, 2 अकाउंट भी दे सकते हो। तो अगर आपका कोई ऐसा प्लान है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पेरेंट्स के पास, देन इस केस में आप अपनी जो स्टेटमेंट है वो रेडी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको 6 मंथ वेट करना पड़ेगा सो दैट कि आपकी जो प्रॉपर इनकम है, प्रॉपर सेविंग है वो शो हो पाए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाने वाले हैं एंड अगर आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो होपफुली के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट देन आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो ऑन यूट्यूब, आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम, एंड उसके अलावा आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।